हेलो फ्रेंड्स, मैं संग्राम पवार एजुकेन में आज फिर हम करंट का नया लेक्चर लेकर आए हैं। आज हम जो है 7th 8th और 9th जुलाई का करंट डिस्कशन करेंगे। बीच में 2 दिन गैप हो गई थी, तो आज इसी के बारे में डिस्कशन करते हैं। कुछ खास मुद्दे हैं आज जिनके बारे में जानना है। चलिए तो जल्दी से चालू करते हैं। तो सरस्वती नदी के बारे में जो है मेंशन मिला है अभी कि सरस्वती नदी का स्रोत खोजा गया, सोर्स खोजा गया है, वैज्ञानिकों के द्वारा जो है क्लेम किया गया। आज का न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें मिल जाएगा कि सरस्वती नदी जो कि भारत की सबसे पवित्र नदी माना गया है और इसका उल्लेख जो है ऋग्वेद में भी मिलता है। तो साइंटिस्ट ने बताया है कि जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड, उसके पास जो है वहाँ से लगभग 60 किलोमीटर दूर बद्रीनाथ के पास जो है कुछ 40 स्मॉल लेक्स मिली हैं। देवताल लेक के पास, ध्यान रखेंगे, देवताल लेक के पास 40 कुछ छोटी लेक्स मिली हैं और ऐसा माना जा रहा है कि यही जो कैचमेंट एरिया है सरस्वती रिवर का रहा है होगा, ऐसा माना जा रहा है। उस कैचमेंट एरिया में जो अब आज की डेट में जो 40 लेक बची हैं वो कभी सरस्वती का भाग रही होंगी, तो ऐसा बताया गया। तो ध्यान रखेंगे कहाँ पर, तो चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में देवताल लेक के पास खोजा गया है। इसके बाद एक रिपोर्ट आई है प्राइस, पीपल्स रिसर्च ऑन इंडियन कंज्यूमर इकोनॉमी, फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे। इनकी रिपोर्ट के अनुसार जो है कुछ फैक्ट्स उसमें प्रस्तुत किए गए हैं, जैसे सेविंग डिपॉजिट, मतलब भारत की वास्तविक अर्थव्यवस्था भी कैसी चल रही है और क्या क्या अलग अलग वर्ग हैं उसमें, क्लास हैं, ये चीज़ बताया गया है। और सालाना जितनी आय है उसके हिसाब से जो है इसे वर्ग में बांटा गया है। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो 3 वर्गों में बांटा गया है। मतलब जो सेविंग्स हैं वो कहाँ कहाँ पर कर रहे हैं लोग, ये बताया गया है। तो 3 मुख्य जो जगह जहाँ पर लोग अपनी सेविंग्स कर रहे हैं, एक तो बैंक डिपॉजिट्स में है, पोस्ट ऑफिस में है और इंश्योरेंस पॉलिसी में। इसके अलावा जो है गोल्ड जो है तीसरे नंबर पर। यही लिस्ट अगर जो मैं बोलूँ सेविंग की जो लिस्ट है उसमें हर क्लास की जो है चॉइस तीसरे नंबर पर कौन सी रही है, सोने पर इन्वेस्टमेंट रहा है, सोने के तौर पर जो है सेविंग करना रहा है इस रिपोर्ट के अनुसार। इसी में एक और चीज जो है 4 वर्गों में बांट दिया गया है पूरे क्लास को, एनुअल या फिर वार्षिक आय के आधार पर। तो अगर किसी की वार्षिक आय 1 लाख से कम है तो वो एक वर्ग हो गया, 1.25 लाख से कम है तो 1.25 लाख से 5 लाख के बीच में एक वर्ग है, एक 5 से 30 लाख के बीच में वर्ग है और एक 30 प्लस के बीच में एक वर्ग है। इस तरीके से जो है 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। और ये जो 93 करोड़ लोग हैं बोल रहा है जिनकी एनुअल इनकम भारत में 5 लाख से या 5 लाख तक है बताया जा रहा है। तो जो मध्यम वर्ग है भारत का 93 करोड़ ये इसमें आता है और इनकी जो है एक्सपेंस इनकी आय से अधिक है, ऐसा बताया गया है इस रिपोर्ट में। ठीक है, तो प्राइस की रिपोर्ट ध्यान रखेंगे। आगे आते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो किसी दिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के क्या प्रावधान है इसका अलग से एक डिस्कशन कर देंगे, अलग से एक वीडियो बना देंगे। अब ये डिस्कशन इसलिए आज जरूरी है क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी भारत में जो है 2020 को गवर्नमेंट ने घोषित कर दी थी और जो एजुकेशन पॉलिसी आती है उस आधार से ही जो है आपका पूरा करिकुलम, सिलेबस और टीचिंग पैटर्न सारा चीज़ डिसाइड होता है हमारे देश में। अभी तक के हमारे यहाँ लास्ट एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी वो 1986 में आई थी और उसके आधार पर जो करिकुलम और बुक्स में जो उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ था 2008 में, तो काफ़ी लंबा समय हुआ था। जो पॉलिसी का जब इम्प्लीमेंटेशन करना रहता है तो उसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है जिसे बोला जाता है NCF या नेशनल न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क। तो ये जो NCF है ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा क्लास 3rd से लेके 12वीं तक के करिकुलम के लिए रेडी किया गया एक फ्रेमवर्क है। तो ये जल्द ही जो है शायद इस महीने की 29 जुलाई को जब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी डिक्लेयर करने की एनिवर्सरी आती है तो उसी दिन 29 जुलाई को शायद गवर्नमेंट जो है डिक्लेयर कर सकती है। तो ध्यान रखेंगे और इस आधार पर ही जो है पूरा सिलेबस तैयार किया जा रहा है। अभी 3rd क्लास तक के जो है सिलेबस रेडी किया जा चुका है।
तो यही चीज़ लिखी हुई है कि 2020 में घोषित की गई थी और इसी के आधार पर नई पाठ्यक्रम की रूपरेखा रेडी हो रही है, फ्रेमवर्क रेडी हो रहा है। ठीक, कक्षा 3 से 12वीं तक के जो है पाठ्यक्रम को लागू किया जाएगा। आखिरी नीति कब आई थी? तो 1986 में आई थी और 2008 में इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ था। तो ये कुछ जो गवर्नमेंट ने एनसीएफ के थ्रू इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो पता लग रहे हैं, जो लॉन्च करेंगे गवर्नमेंट, तो जो वर्गीकरण कर रहे हैं, तो ये 4 आधार पर जो है पूरे करिकुलम को डिवाइड करके उस हिसाब से तैयारी की जा रही है। तो फाउंडेशन स्टेज पहली रखी गई है जिसमें 3 से 8 साल तक के बच्चे होंगे। इन पे जो है ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन काम चालू हो गया है और इसमें कैसा क्या करिकुलम होगा, कैसी तैयारी होगी, ये सारी चीज़, जैसे इस वर्ग के लिए जो है परीक्षाएं नहीं कराई जाएंगी, जो एक्टिविटीज़ होंगी वो और ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाई जाएंगी क्लास में। इस तरीके से जो है 3 से 8 साल तक के बच्चों को तैयार किया जाएगा। प्रिपरेटरी स्टेज बोला गया, ये दूसरे चरण में 8 से 11 साल तक के बच्चों के लिए है और इसमें जो है मुख्यतः भाषाएं और गणित, ये 2 चीज़ें ही सिखाई जाएंगी, भाषा और गणित। फिर मिडिल स्टेज आता है 11 से 14 साल के बच्चों के लिए और इसमें जो है वोकेशनल एक्सपोजर भी दिया जाएगा, मतलब कुछ रियल लाइफ ट्रेनिंग या वोकेशनल एक्सपोजर, इस तरीके का भी कुछ प्रावधान किया जाएगा। और सेकेंडरी स्टेज आता है, ये होगा आपका कब से कब तक? ये वोकेशनल है, NAL वोकेशनल है। और फाइनली सेकेंडरी स्टेज पर 14 से 18 साल तक के बच्चों के लिए, तो इसमें 9th 10th और 11th 12th के बच्चे होंगे। इन दोनों को मिला करके सेपरेट 16 पेपर कंडक्ट कराए जाएंगे और ऐसी एग्ज़ाम 16 सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। ऐसा कुछ अभी निर्णय लिया गया है, हमें वेट करना है। 29 जुलाई तक के जो है क्लियर हो जाएगा किस तरीके का फ्रेमवर्क होगा और आने वाली जो है रूपरेखा डिसाइड हो जाएगी कि कैसा एजुकेशन पॉलिसी का क्रियान्वयन किया जा रहा है हमारे देश में। तो ये कुछ बात हो गई न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड। इसके बाद पूछ रहा है क्या स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी मीटर के बारे में। आज का न्यूज़पेपर अगर पढ़ेंगे तो काफ़ी समय से जो है करंट गवर्नमेंट जब से आई तब से बोला जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट मीटर लगेगा घरों में, जिसमें आप प्रीपेड रिचार्ज कराकर बिजली का जो है उपभोग कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये वाली जो प्रोसेस है इसका इम्प्लीमेंटेशन चालू होने को है और जैसा न्यूज़पेपर में अगर देखा जाए तो बताया जा रहा है कि साल के अंत तक के जो है ये लगना चालू हो जाएंगे। और इसके लिए जो है टाटा ग्रुप को जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, इन्हें जो है लेटर ऑफ अवार्ड भी दे दिया गया है। तो टाटा ग्रुप जो है स्मार्ट बिजली मीटर छत्तीसगढ़ में स्पेशली बात की गई है, कहाँ? रायपुर डिवीज़न में। यहाँ पर जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन चालू करेंगे। एक प्रीपेड मोबाइल जैसे पहले से आप बिजली का रिचार्ज कर लीजिए और उस आधार पर ही आपकी बिजली, जब आपका रिचार्ज ख़त्म हो जाएगा तो आपको फिर से रिचार्ज कराना पड़ेगा। तो उसी के बारे में तो टाटा कंपनी उसके लिए सॉफ्टवेयर भी रेडी करेगी और पूरा होल सेटअप भी बनाएगी जिससे ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हो सके। तो ध्यान रखेंगे ये टाटा को जो है ये प्रोजेक्ट मिला है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे हमारे आस पड़ोस के जो राज्य हैं, देश हैं, वहाँ पर भी कौन वहाँ का राष्ट्र अध्यक्ष है, कौन प्राइम मिनिस्टर है, कौन प्रेसिडेंट है, ये भी जानकारी आपको रखना ज़रूरी है। पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो अभी जैसे श्रीलंका में पिछले साल एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट आ गया था, उस समय वहाँ गोटाबाया राजपक्षे जी जो वहाँ के राष्ट्रपति थे, तो अभी जो है उनको वहाँ से हटा करके, वहाँ से निलंबित करके एक नए राष्ट्रपति की नियुक्ति की गई थी, रनिल विक्रमासिंघे की। तो ध्यान रखेंगे रनिल विक्रमासिंघे जो हैं भारत की यात्रा करने वाले हैं 21 जुलाई को। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी मिलेंगे और भारत का बहुत अहम पार्टनर देश है। इसी के साथ ध्यान रखेंगे जब हम मैप बनाते हैं कुछ ऐसा, यहाँ पर श्रीलंका है, तो ये वाला जो है हमारा स्ट्रेट, इसको बोला जाता है पाक स्ट्रेट, ध्यान रखेंगे। यहीं से पम्बन ब्रिज भी बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे
ऐसे बहुत सारे फैक्ट हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। तो रनिल विक्रमसिंघे जो है प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं श्रीलंका के, इनका भारत में आगमन होने वाला है। इसके अलावा मैनिफेस्टो कमेटी, तो अब इलेक्शन ईयर है इस साल, हर पार्टी अपना घोषणा पत्र तैयार कर रही है, एक मैनिफेस्टो बना रही है। उस आधार पर अलग अलग पार्टियों ने अपने चेयरमैन घोषित कर दिए हैं। तो कभी ऐसा तो नहीं पूछेगा कि कौन सी पार्टी का कौन चेयरमैन, लेकिन जैसे कोई भी राजनेता रहा है या कोई भी एमएलए या एमपी रहा है तो वो किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, ऐसे क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं। या कोई एग्जिस्टिंग मंत्री हैं तो उन मंत्री का कौन सा विभाग है उनके पास, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आप ये जब भी पढ़ें तो ज़रूर ध्यान दें कि जब भी ऐसी न्यूज़ आए तो कौन सा एमएलए या एमपी किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो जैसे बीजेपी के घोषणा पत्र के चेयरमैन बनाया गया श्री विजय बघेल जी को, और ये हैं एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं लोकसभा में। कहाँ से हैं तो दुर्ग से हैं। वहीं पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मोहम्मद अकबर हैं जो कि एमएलए हैं, कहाँ से, कवर्धा से हैं। और इनके पास कौन से विभाग के मंत्री हैं तो ध्यान रखेंगे, है ना, ये मिनिस्टर हैं। तो इनके पास है ट्रांसपोर्ट, फॉरेस्ट, हाउसिंग और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है। तो परिवहन, वन, आवास एवं पर्यावरण विभाग इनके पास हैं। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे, स्पेशली छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट में। अब आ जाते हैं, फ्रांस में एक परेड होने वाली है 14 जुलाई को, जो है फ्रांस डे रहता है ना। तो वहाँ पर एक परेड होती है, फ्रांस परेड या फिर बेस्टाइल परेड बोला जाता है उसे। तो इसमें नेशनल डे मनाया जाता है वहाँ पर फ्रांस में, पेरिस में बेस्टाइल डे परेड होती है। तो इसमें दूसरी बार ऐसा हो रहा है 107 साल बाद भारत की जो इंडियन आर्मी की जो है पंजाब रेजिमेंट शामिल होगी फ्रांस की परेड में। और इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को बुलाया गया है। और भारत की भी जो है सेना पंजाब रेजिमेंट इसमें शामिल होगी। तो ये फैक्ट ज़रूर ध्यान रखेंगे, इस बार इससे कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है। साथ में फ्रांस अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि वहाँ पर एक दिन इस पर भी खास तौर पर डिस्कशन कर लेंगे, क्या इशू है फ्रांस में, क्यों दंगे हो रहे हैं, क्यों सिविल वॉर्स जैसी स्थिति हो गई है। तो वहाँ पर के कौन प्रेसिडेंट हैं ये आपको बताना है, कमेंट में बताइए। और खुद भी ध्यान रखेंगे कौन प्रेसिडेंट है फ्रांस के, ठीक। तो ये हो गया कुछ जो है इंडियन आर्मी परेड करने वाली है पंजाब रेजिमेंट 14 जुलाई को फ्रांस में, पेरिस में बेस्टाइल परेड में, ठीक। आगे आते हैं आत्मानंद इंग्लिश मीडियम कॉलेजेस, स्कूल्स थे, अभी कॉलेजेस की भी लास्ट ईयर 18 अगस्त को जो है गवर्नमेंट ने घोषणा की थी कि ऐसे कॉलेज भी खोले जाएंगे जो पूरी तरह से इंग्लिश मीडियम हो। और इसी में जो है रांजनगांव की सोमनी में भी एक कॉलेज खुल गया है जो कि स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम कॉलेज है। इस एजुकेशन ईयर 2023 से जो है ये कार्य यहाँ पर या छात्रों को एडमिशन दी जाएगी। तो ये ध्यान रखेंगे ये भी। आगे देखते हैं और खेल से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। तो खेल से रिलेटेड क्रिकेट अभी हम देखेंगे तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहा है क्या, एशेज़ सीरीज़। तो ये एशेज़ सीरीज़ में हम देखेंगे 5 मैचों की होती है। तो 5 में से 2 ऑस्ट्रेलिया ने जीता है और एक अभी तीसरा मैच जो हुआ इंग्लैंड ने जीत लिया है। और इसमें जो है हैरी ब्रूक, याद रखेंगे नाम, हैरी ब्रूक नाम के बैट्समैन हैं जो कि फास्टेस्ट 1000 रन बनाने वाले प्लेयर रहे हैं। कुछ 1058 बॉल्स में इनने अपने 1000 रन पूरे किए हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा दूसरी एक और न्यूज़ आ रही है, इंडिया और बांग्लादेश वुमेन्स टीम की T20 सीरीज़ चल रही है 3 मैचों की। और इसमें जो है पहला मैच भारतीय टीम ने जीत लिया है। भारत की कप्तान ध्यान रखेंगे हरमनप्रीत कौर हैं, जिनने इसमें 54 रन स्कोर किया था, हाईएस्ट स्कोर था, ठीक। आगे फुटबॉल से रिलेटेड है। तो फुटबॉल में इंग्लैंड ने जो है अंडर-21 यूएफा चैंपियनशिप 2023 जीतकर अपने नाम करी है। अंडर-21 ध्यान रखेंगे, अंडर-21 यूएफा सीरीज़ है, यूरो कप भी बोला जाता है। तो स्पेन को हराकर इनने जो है 1-0 से ये कप जीता है। इसके पहले
82 और 84 में भी इंग्लैंड की टीम ये जीत चुकी है। ये कहाँ पर हुआ? तो जॉर्जिया बातूमी में जो है इसका आयोजन कराया गया था। तो ये फैक्ट याद रखेंगे। तो टेनिस एक बचा है लास्ट। इसके बाद टेनिस में अभी देखेंगे कि मैंने कल लास्ट जो लेक्चर हुआ था उसमें ग्रैंड स्लैम्स के बारे में बताया था। तो नोवाक जोकोविच जो हैं सर्बिया के प्लेयर हैं, ध्यान रखेंगे। आज की डेट में नंबर 1 टेनिस मेल्स में पुरुष वर्ग में जो है नंबर 1 प्लेयर हैं। इनने जो है लगातार 350 ग्रैंड स्लैम मैच जीते हैं। ध्यान रखेंगे जितना इनका करियर रहा है उसमें जितने 4 ग्रैंड स्लैम सालाना होते हैं उसमें ये 350 ग्रैंड स्लैम के मैच जीतने वाले प्लेयर हो गए। और इनके पहले जो है 2 और प्लेयर रहे, ये तीसरे प्लेयर हो गए। इनके पहले रॉजर फेडरर हुए हैं और सेरेना विलियम्स हुई है महिला वर्ग से, जो पहले ग्रैंड स्लैम में 350 मैच जीत चुके हैं। इनके नाम एक और रिकॉर्ड हो गया है कि ये जो है लगातार 30 कॉन्जिक्यूटिव ग्रैंड स्लैम मैच भी जीतते आए हैं। अभी जितने ग्रैंड स्लैम के मैच खेले इनने लगातार 30 मैच जीतते हुए आए बिना एक भी मैच हारे। तो ये कुछ बात हो गई किसके बारे में? टेनिस और स्पोर्ट्स से रिलेटेड नोवाक जोकोविच के बारे में। जैसे आपको लगेगा तो टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मैं इसे शेयर कर दूंगा, अगर आपकी डिमांड आएगी तो मैं पीपीटीज जो हैं उनका पीडीएफ बना के उसमें डाल दूंगा। आप करंट की न्यूज़ वहाँ से नोट कर सकते हैं या फिर आप पॉज करके वीडियो से ही डायरेक्ट नोट कर सकते हैं। छोटे 10 मिनट के ही लेक्चर्स हैं। तो ये अब कंटिन्यू रहेगा, प्लीज़ ज्वाइन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।